गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थोड़ा सा डिज़ाइन पढ़ेंगे अर्थक्वेक एनालिसिस ऑन बिल्डिंग्स के ऊपर। पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कैसे विंड लोड एनालिसिस की जाती है पिच रूफ के ऊपर। आज हमारी जो ये यूनिट है जो हमारी आपके चैप्टर नंबर 5 को बता रहा है विंड एंड सीस्मिक एनालिसिस में, और ये यूनिट आपके सेकंड मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये पूरे का पूरा चैप्टर IS 1893 पार्ट 1 से पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है। तो आप लोगों को IS 1893 पार्ट 1 प्रिंट आउट लेके रखना है, और वो एग्ज़ाम में, मिड टर्म में और मेन एग्ज़ाम में भी अलाउड रहेगा, क्योंकि उससे बहुत सारे डाटा आपको अपने एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए होंगे। तो थोड़ा सा हम IS 1893 को देख लेते हैं कि उसके कौन कौन से क्लॉज हमारी डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और उन्हें थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आप लोगों का कोड है IS 1893 पार्ट 1 2002। आप लोगों को ऑलरेडी मैंने मेल किया हुआ है ये, और ये सारे क्राइटेरियाज जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग की डिज़ाइन के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज और कुछ एक फैक्टर्स हैं जिन्हें हम आज कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक इंडिया का मैप दिखाई दे रहा है, और अर्थक्वेक अकरेंस के हिसाब से इंडिया को मुख्यतः 5 जोन में बांटा गया है, और ये जोन सेकंड से स्टार्ट होते हैं। जोन 1 एकदम भूकंप ना आने के बराबर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो आपका जोन 2 से शुरू होकर जोन 5 तक है वो इसके डेंजर को आपको रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी एरियाज को ब्लू से आपको इंडिकेट कर रखा है वो आपके माइल्ड जोन है, जहाँ पर भूकंप आने के चांसेस बेहद कम है। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपके येलो कलर का जो आपको एरिया पूरा इस मैप में दिख रहा है, वहाँ पर पिछले 50-60 सालों में कभी ना कभी भूकंप आया है। जोन 4 की बात करें तो ये थोड़ा सा डेंजर और ग्रीन कलर से दिखाया जा रहा है, और यहाँ पर भूकंप 10 से 20 साल पहले आते रहते हैं। और जोन 5 जो सबसे डेंजर एरिया होता है भूकंप के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ पर फ्रीक्वेंटली भूकंप जिनकी इंटेंसिटी या रिक्टर स्केल पर आपका जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 5 के ऊपर रहती है। तो ये आपके डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से हर एरिया को, हर स्टेट को डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड किया गया है, जो कि आप इस मैप में देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्लॉज नंबर 4 को ध्यान से देखेंगे, जो कि है आपका एक डिज़ाइन स्पेक्ट्रम। डिज़ाइन स्पेक्ट्रम बेसिकली किसी भी एरिया पर हमें सीस्मिक फोर्स की अकरेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमें फार्मूला दिया गया है वो है आपका डिज़ाइन स्पेक्ट्रम, जो कि आपके इस फार्मूले के अंदर दैट इज़ AH इक्वल्स टू Z/2 I/R ऐसे अपॉन G के फैक्टर से आपको दिया गया है। ये वो फैक्टर है जब इसको हम किसी भी बिल्डिंग के लोड से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पे अर्थक्वेक फोर्स के इफेक्ट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसमें जितनी भी टर्म्स हैं, चाहे Z हो, चाहे I हो, चाहे R हो या ऐसे अपॉन G हो, इनको हम इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें Z की, तो Z है आपका जोन फैक्टर, जो कि मैंने पीछे आपको बताया था कि इंडिया को 5 जोन में बांटा गया है। तो जोन के हिसाब से अगर हम टेबल नंबर 2 को देखें तो जोन के हिसाब से डायरेक्टली Z की कोफिशिएंट फैक्टर को आपको बताया गया है। अगर टेबल नंबर 2 की बात करें, ये टेबल नंबर 1 है और नीचे आएगी आपकी टेबल नंबर 2। तो आप टेबल नंबर 2 के अंदर देख सकते हैं कि हमारे जोन फैक्टर Z डायरेक्टली आपको गिवन है, जिसमें सबसे पहले अगर आप सेकंड जोन के अंदर आते हैं तो आपके, मैंने पहले ही बताया था, अर्थक्वेक आने के चांसेस बेहद लो हैं, और इसके लिए Z की वैल्यू 0.10 है, मॉडरेट के लिए 0.16 है, सेवेयर के लिए 0.24 है, और एक्सट्रीम या वेरी सेवेयर के लिए 0.36 है। तो यहाँ से आप Z की वैल्यू को कंसिडर अपनी डिज़ाइनिंग में डायरेक्टली कर सकते हैं। वापस चलते हैं हम हमारे ऊपर वाले फॉर्मूले के ऊपर, जो कि इसमें Z हमने जोन फैक्टर को डिफाइन कर ही लिया है। इसी के बाद आपका सेकंड इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है I होता है इम्पोर्टेंस फैक्टर।
जो कि आपकी बिल्डिंग की फंक्शनल यूज़ को डिफाइन करता है, जैसे कि वो हजार्डस है या वो किस प्रकार की आपके वर्क के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, वो क्या पब्लिक बिल्डिंग है या रेस्ट हाउस है या फिर कोई हॉस्पिटल है, इंस्टीट्यूट है, क्या उसके पोस्ट अर्थक्वेक फंक्शनल नीड्स हैं, उसकी हिस्ट्री वैल्यू क्या है और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। ये सारे फैक्टर्स आपको टेबल नंबर 6 में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम टेबल नंबर 6 पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको टेबल नंबर 6 दिखाई दे रही होगी, इम्पोर्टेंस फैक्टर आई। इसमें आपको इनकी वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है, इम्पोर्टेंट सर्विस एंड कम्युनिटी बिल्डिंग सच एज हॉस्पिटल, यानी जितनी पब्लिक बिल्डिंग, टेलीफोन एक्सचेंज, इमरजेंसी बिल्डिंग्स, ये सब इनके लिए आपको इम्पोर्टेंस फैक्टर आई की वैल्यू डायरेक्टली 1.5 गिवन है। और अदर टाइप ऑफ बिल्डिंग्स जिसमें हमारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी आ जाती है, उसके लिए आई की वैल्यू 1 को डिसाइड किया गया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका आता है रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर, जो कि आपके आर से इंडिकेट किया गया है। रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर डिपेंडिंग ऑन द perceived seismic damage performance of the structure characterized by ductile or brittle deformation. However, the ratio I by R shall not greater than 1. टेबल नंबर सीधी शब्दों में कहे जाए तो आपका रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर जो आपका टेबल नंबर 7 पे दिया गया है। रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर आपको अर्थक्वेक के अगेंस्ट में एक बिल्डिंग के रिस्पांस को समझने में मदद करता है। तो सबसे पहले टेबल नंबर 7 में हम चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर को टेबल नंबर 7 में, इसमें बिल्डिंग फ्रेम सिस्टम के लिए अलग अलग टाइप की बिल्डिंग्स को डिफाइन किया गया है। ऑर्डिनरी आरसी, मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम, स्पेशल रजिस्टिंग फ्रेम, स्टील फ्रेम्स, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, रोड बेरिंग, वॉल मैसनरी, ये सारों के लिए आपको रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर्स की वैल्यू दे दी गई है, जो कि आपको अर्थक्वेक के टाइम पर अलग अलग रिस्पांस का क्या रहता है किसी बिल्डिंग का, उसको डिफाइन करती है। एक बात मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि अर्थक्वेक का जो अकरेंस होता है किसी भी बिल्डिंग में, अर्थक्वेक एक प्रकार का नेचुरल लोड है और नेचुरल लोड की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेहद डिपेंड करता है ये, और उसके अलग अलग इफेक्ट होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग के ऊपर। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं बिल्डिंग के टाइप्स, तो हमारे इंडिया में 2 टाइप की बिल्डिंग बहुत ज़्यादा फेमस है। नंबर 1 लोड बेयरिंग वॉल्स, या जिसको हम मैसोनरी बिल्डिंग्स भी कह सकते हैं, जिसमें स्टोन और आपकी ब्रिक मैसोनरी की बिल्डिंग्स आ सकती है, उसके लिए अलग फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट होते हैं आपके मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम्स। मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम्स के अंदर आपके बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग एंड फाउंडेशन की असेंबली रहती है, और जिसमें खाली वॉल्स का काम एक तरीके से पार्टीशन का रहता है। वहाँ पर अलग अलग इफेक्ट होते हैं रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर के, जो कि आपको इस टेबल के अंदर क्लियरली अलग अलग टाइप ऑफ बिल्डिंग के लिए डिफाइन की गए हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा फैक्टर आपको दिख रहा होगा, SA/G, जो कि हमारे AH के फॉर्मूले में इंक्लूड हो रहा था, एवरेज रिस्पांस एक्सेलरेशन कोफिशिएंट। ये अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी और टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर हम इसको देखना चाहें नीचे, तो यहाँ पर SA/G की वैल्यू अलग अलग टाइप की सॉइल के लिए आपको अलग अलग टाइप से बताई गई है। सबसे पहले बात करूँ फॉर रॉकी और हार्डी सॉइल के लिए आपको SA/G की वैल्यू दे रखी है 1 + 15T, 2.5, 1 अपॉन में T। यहाँ पर T बेसिकली टाइम फैक्टर को बता रहा है। टाइम फैक्टर क्या होता है, एक वो टाइम जिस टाइम के लिए भूकंप किसी पर्टिकुलर एरिया पे आता है, और इसको डायरेक्टली इस्तेमाल करने के लिए एक फैक्टर दिया गया है IS 1893 की तरफ से, जिसको टाइम फैक्टर कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस फैक्टर टाइम T की बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे एक क्लॉज 7.6 को देखें, यहाँ पे एक फैक्टर आ रहा है फंडामेंटल नेचुरल पीरियड, इसको टाइम फैक्टर भी बोल देते हैं। ये बेसिकली वो टाइम पीरियड होता है जिसके लिए या जिस पीरियड के ऊपर आपका अर्थक्वेक एक जगह पर एक बिल्डिंग के ऊपर आता है। तो इसकी वैल्यू अलग अलग टाइप की बिल्डिंग के लिए अलग अलग डिफाइन की है। अगर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट फ्रेम बिल्डिंग है
तो उसके लिए टी की वैल्यू 0.075, एच की पावर 0.75 रहेगी। और अगर आपकी स्टील फ्रेम बिल्डिंग है तो इसके लिए इसकी वैल्यू 0.85, एच की पावर 0.75 रहेगी। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट करने के बाद इसमें एक डाटा मिसिंग है। अगर हमारी मैसोनरी बिल्डिंग हो तो उस मैसोनरी बिल्डिंग के लिए जो ये टाइम फैक्टर की वैल्यू है वो अपने को ये TA 0.09D दी गई है। यहाँ पर पीछे फॉर्मूले में एस थी हाइट ऑफ बिल्डिंग इन मीटर और डी होता है बेस डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग एट अप टू द प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल पर क्या बेस डायमेंशन रहेगी बिल्डिंग, उसको डिफाइन किया गया है। इन सब फैक्टर्स को कैलकुलेट करने के बाद आप सबसे पहले AH की कैलकुलेट करोगे, जो हमने पीछे पढ़ा था। वापस चलते हैं वहीं पे। देखिए, टी कैलकुलेट करने के बाद टाइप ऑफ सॉइल आपको क्वेश्चंस में दी जाएगी, रॉकी सॉइल, मीडियम सॉइल, सॉफ्ट सॉइल। उसके लिए आपको SA/G की वैल्यू डायरेक्टली इन फॉर्मूलों में पुट करके आइडेंटिफाई की जा सकती है। इसके बाद हम वापस से पढ़ेंगे हमारे फैक्टर AH की तरफ। ये आपको एक ओवरऑल एक वैल्यू दे देगी एक बिल्डिंग के ऊपर कि किस प्रकार आपका फोर्स एक बिल्डिंग के ऊपर आ रहा है, जो कि ये सामने लिखा हुआ है। लेकिन हमें अर्थक्वेक का इफेक्ट हर एक स्टोरी पे चाहिए रहता है, तो हर एक स्टोरी पे उसके इफेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए इसी का एक रिलेशन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। WIH1 स्क्वायर अपॉन में WJHJ का स्क्वायर, इसको इस्तेमाल करके हम अर्थक्वेक फोर्स को हर बिल्डिंग के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने जो पीछे AH निकाला था उसको जब आप बिल्डिंग के टोटल वेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ओवरऑल अर्थक्वेक फोर्स आ जाएगा। लेकिन इसका इस्तेमाल करके आप ये देखिए फॉर्मूला साइड में दिख रहा है आपको, VB = AH × W। VB बेस शियर फॉर्मूला है जो कि आपकी बिल्डिंग के ऊपर एक ओवरऑल अर्थक्वेक फोर्स आएगा, उसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे W वेट ऑफ द बिल्डिंग है और AH हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया। अब इसको वापस से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम जो आपका ये फॉर्मूला है इसको इस्तेमाल करेंगे। जो भी अभी हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े उनको अब एक क्वेश्चन के थ्रू पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो देखिए आपको एक एग्जाम्पल नंबर 3.4 दिख रहा है। ये बेसिकली संजीव सिपानी बुक की एक PDF बनाई गई है। यहाँ जो आपको दिख रहा है एक बिल्डिंग की एलिवेशन है, सामने से क्या दिख सकती है, और इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक 6 स्टोरी RC फ्रेम बिल्डिंग के दिखाया गया है, जिसमें आपके इसकी हाइट है, इसमें 6 फ्लोर है और हर फ्लोर की साइज 3.5 मीटर है, जो कि यहाँ दिख रहा है। टोटल हाइट इसकी 21 मीटर्स है। और फ्रंट से एलिवेशन देखे जाए तो इसकी विड्थ 14 मीटर है और इसके अंदर 7-7 मीटर के 2 डिवीज़न दिखाए गए हैं। और अगर इसका प्लान देखना चाहें तो ये इसका प्लान है जो कि फिगर 3.5A से है। ये एरिया आपके 7-7 मीटर थे जो एलिवेशन में दिख रहे थे। प्लान के अंदर ये 5 इसके पैनल्स बने हुए हैं। हर 6 पैनल्स बन रखे हैं और हर पैनल का साइज 5 मीटर है, तो टोटल ये 30 मीटर का पैनल है। इसमें जो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, जिनको मैं नंबर से बताने की कोशिश करता हूँ, ये जितने भी मेंबर्स दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4, ये सब बीम्स हैं। ये बीम्स को इंडिकेट कर रही हैं। और अगर मैं इसको समझाना चाहूँ ब्लू कलर से, तो ये जो आपके ब्लू कलर के अंदर 5 6 7 8 9 10 है, ये सब आपके कॉलम्स हैं। इन सब का इंडिविजुअल वेट आपको कैलकुलेट करना है अपनी डिज़ाइन के अंदर। तो क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बता रहा है एक 6 स्टोरी RC फ्रेम बिल्डिंग है जिसकी प्लान डायमेंशन जैसे हमने देख ली। इसके एक्सटीरियर कॉलम की साइज 7 नंबर में है और 30 मीटर बाय 50 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर का कॉलम है। और इंटीरियर कॉलम 30 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर के हैं। और इसके जो बॉटम के फ्लोर है उसमें इनका साइज घट के 30 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली हो जाता है फॉर अपर 3 फ्लोर्स। द हाइट ऑफ फ्लोर ईच फ्लोर 3.5 मीटर है, इस फिगर में आपको दिख ही रहा है। डेड लोड पर यूनिट एरिया ऑफ द 4 फ्लोर इंक्लूडिंग फ्लोर स्लैब वेट ऑफ द कॉलम अबोव पार्टीशन इज 5000 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
हर फ्लोर का वेट आपको एरिया में दे रखा है, क्योंकि हमेशा फ्लोर का लोड आपको एरिया की टर्म में आएगा। द इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल लाइव लोड इज 2500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लाइव लोड की इंटेंसिटी 2500 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपको मीटर स्क्वायर दे रखी है। और सॉइल बिलो द फाउंडेशन इज हार्ड देन बिल्डिंग इज लोकेटेड इन सीज्मिक जोन 4। ये सारे डाटा हम पीछे IS 1893 में पढ़ चुके हैं और इनका इस्तेमाल करके हम इसको डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को मैं और समझाना चाहूँगा कि इसमें अगर मुझे एक स्टोरी का वेट कैलकुलेट करना हो तो उसमें आधा वेट ऊपर वाले का आएगा और आधा वेट नीचे वाली बिल्डिंग का आएगा। जैसे कि मैंने ये रेड लाइन से शो करने की कोशिश करी है, इसमें एक वेट आपका आएगा ऊपर वाली बिल्डिंग का और आधा वेट आएगा नीचे वाली बिल्डिंग का, तब जाके एक फ्लोर का लोड बनेगा। ये देखिए 2 नंबर से भी इसी को समझाने की कोशिश की है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं टॉप के ऊपर जाऊँ, रूफ के ऊपर, तो यहाँ पर आपका आधा ही लोड आएगा, क्योंकि टॉप के ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई फ्लोर नहीं है, खाली आधे फ्लोर की काउंट लोड ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, सबसे स्टेप 1, हमें पूरी बिल्डिंग का वेट कैलकुलेट करना होता है। और जब भी हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी बिल्डिंग के ऊपर, तो रूफ के ऊपर टोटल लाइव लोड का हमेशा 25% ही कंसीडर किया जाता है। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। रूफ के ऊपर टोटल लाइव लोड का 25% ही काउंट किया जा सकता है। तो इफेक्टिव वेट ऑफ ऑल फ्लोर्स एक्सेप्ट रूफ कितना हो जाएगा? 5000 प्लस 0.25 इंटू 2500। सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया। रूफ के ऊपर किसी प्रकार का लोड काउंट नहीं होगा लाइव लोड का, और बाकी फ्लोर्स के लिए 25% आपका लोड कंसीडर किया जाएगा। तो इफेक्टिव फ्लोर लोड ऑफ ऑल फ्लोर आएगा 5000, जो कि हर बिल्डिंग का लोड था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और 2500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका लाइव लोड दिया गया था, उसका हर फ्लोर के लिए 0.25% आपका कंसीडर किया जाएगा, जिससे कि आपका वेट हर फ्लोर के ऊपर 5.625 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और वेट ऑफ इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करें तो 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो रहा है रूफ का, और इसका हो रहा है आपका 5.625 किलो न्यूटन। अब प्लान एरिया की बात करें तो आपके प्लान एरिया का साइज है 7x7 और 30 मीटर, तो 30x14 का प्लान एरिया है। तो आपका प्लान एरिया अगर ओवरऑल देखा जाए तो 14 इंटू 30 420 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आपका लोड आपको रूफ लेवल के ऊपर निकालना हो तो रूफ लेवल के लिए आपको यूनिट वेट से अगर मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो 420 इंटू 5, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दी गई है रूफ लेवल की हाइट, ये आपको दे रखी है, तो ये इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये 5 क्या था, 5 ये वाला लोड था 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपके 420 मीटर स्क्वायर को 5 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आपका लोड आया 2100 किलो न्यूटन। इसी तरह और अदर फ्लोर के लिए कैलकुलेट करें तो 420 इंटू 5.625 आएगा। तो टोटल इफेक्टिव वेट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग रूफ कितना आ जाएगा? लास्ट फ्लोर था और 5 आपके फ्लोर थे और एक रूफ थी, तो टोटल लोड आ गया आपका 13912.5 किलो न्यूटन इंक्लूडिंग रूफ वेट एंड सम ऑफ ऑल फ्लोर। मैं फिर से बता रहा हूँ कि रूफ के ऊपर कोई भी लाइव लोड कंसीडर नहीं किया जाता और बाकी फ्लोर्स के ऊपर 25% आपका वेट कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका नेचुरल पीरियड। T = 0.09 h/√d। हमने फार्मूला IS 1893 में पढ़ा था, इसमें पुट करेंगे तो आपके पास T की वैल्यू आ जाएगी। और जब T की वैल्यू को हम हमारे SA/G वाले फैक्टर से कंसीडर करेंगे तो आपके पास ये रहा, आपको सॉइल की टाइप दे रखी है और एज पर द क्वेश्चन आपका जो SA/G की वैल्यू 2 कंसीडर हो रही है। बाकी Z, I और R की वैल्यू, क्योंकि ये एक नॉर्मल बिल्डिंग है, इसमें I की वैल्यू 1 रहेगी और रिस्पांस फैक्टर 5 रहेगा। उसकी टेबल नंबर 7 में आपको बता चुका हूँ। ये सारे फैक्टर्स पुट आउट करोगे तो आपके पास AH की वैल्यू आ जाएगी।
जब इस AH को हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वेट ऑफ द बिल्डिंग से, तो आपके पास टोटल अर्थक्वेक फोर्स 695.63 अप्रोक्सीमेटली 696 किलो न्यूटन बेस पे आ जाएगा। ये अर्थक्वेक फोर्स है जो कि बेस के ऊपर आया है। अब हमें इस फोर्स को ओवरऑल बिल्डिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए IS 1893 का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये वाला, इसका इस्तेमाल करके हम इस्तेमाल करेंगे। ये VB की वैल्यू आ गई आपके पास 696.0 किलो न्यूटन। अब इसको हम इस्तेमाल करके आगे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इंडिविजुअल हाइट लेवल 1 के ऊपर वेट कितना रहेगा और हाइट ऑफ ईच फ्लोर बेस शेयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और इस हिसाब से आपकी कैलकुलेशन होगी। जैसा दिखा रखा है, आपका एक कॉलम बनाया गया है और उसके बाद उसमें अलग अलग रोज़ बनाई गई हैं। W लोड बता रहा है, H हाइट बता रहा है। सारे फैक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए टॉप फ्लोर जो आपका रूफ था उसका वेट लिख रखा है, बाकी सारे फ्लोर्स के उनके लोड लिख रखे हैं और इनकी क्यूमुलेटिव हाइट घटते हुए क्रम में है, क्योंकि आपकी टोटल हाइट 21 मीटर थी बिल्डिंग की। और सबसे पहले बात की जाए रूफ की, तो उसकी हाइट 21 मीटर थी। फिर 3.5 का डिडक्शन करते करते हम बॉटम मोस्ट उस पर आ जाएंगे फ्लोर के ऊपर। देन इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड करके आपके पास फाइनल लोड आ जाएगा। और इसका डायग्राम आपको ये बस टेबल बनानी है एंड के अंदर, और आपके हर स्टोरी के ऊपर जो आपका ये दे रखा है ये फॉर्मूला, ये जो लास्ट कॉलम आपका है ये वाला, ये आपके हर स्टोरी के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा ये सारा आपको इंडिकेट कर रहा है। जैसे कि सबसे पहले बात करें 257 तो ये आपके टॉप फ्लोर के ऊपर आपका क्या इफेक्ट रहेगा। फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरीके से आपके इसके इफेक्ट को बताता रहेगा। अब आप कहेंगे कि ऊपर वाली मंजिल के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट मिलता है, तो देखिए सबसे नीचे आपको दिख रहा है 698.87 जो कि ग्राउंड लेवल का फोर्स है। अगर ये ग्राउंड लेवल पे आ रहा है, लेकिन जैसे मैं फर्स्ट फ्लोर पे गया तो ये फर्स्ट फ्लोर का टोटल लोड आ गया, सेकंड फ्लोर का लोड आ गया। तो अगर मैं इन दोनों को टोटल कर दूं तो आपके सेकंड फ्लोर के ऊपर अर्थक्वेक का फोर्स आ जाएगा। इसी प्रकार मैं थर्ड फ्लोर पे जाऊं तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो आपके पास थर्ड फ्लोर तक का एक लोड आ जाएगा। इस प्रकार से टॉप के ऊपर आप देखोगे सबसे सारे लोड्स को जोड़ देंगे तो यहाँ पे अर्थक्वेक का फोर्स सबसे ज़्यादा होगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन है फ्रेम बिल्डिंग का, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इसको तैयार करना है। ओके, थैंक यू।